आदाब, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 21 अगस्त 2026। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का नया शो भारत की दिन भर की खबरें। सबसे पहले सुनिए सुर्खियां। राहुल गांधी ने दी सरकार को सीधी चुनौती। जंतर मंतर पर पैलेट गन चलाने के खिलाफ पीड़ित के साथ पहुंचे पुलिस स्टेशन। जंतर मंतर आंदोलन पर आरएसएस का बड़ा बयान। सिस्टम की नाकामी की वजह से हुआ प्रदर्शन। E20 और बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। कहा महंगा खाना महंगा सफर। सीएम विजय का फ्री कार ऑफर डीएमके ने ठुकराया। उदयनिधि स्टालिन बोले कर्ज में डूबी सरकार की फिजूल खर्ची। पंजाब की सियासत में बड़ी हलचल। अकाली दल बीजेपी गठबंधन की वकालत, बदला राजनीतिक समीकरण। वंदे मातरम विवाद में कपिल सिब्बल की एंट्री। कहा क्या मोदी वाजपेयी ने कभी गाया है पूरा वंदे मातरम। और जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला। अभिजीत दीपके ने उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल। ये थी हेडलाइंस। खबरें डिटेल में होंगी, आखिर तक बने रहिएगा इस नई कोशिश के साथ। शुरुआत, क्या राहुल गांधी के दबाव में झुकी है दिल्ली पुलिस? जंतर मंतर पर पैलेट गन चलाने के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। थाने में राहुल गांधी धरने पर बैठे थे। तफसील से सुनिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन चलाए जाने का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक्शन में दिख रहे हैं। राहुल गांधी जुमे को 21 अगस्त को घायल छात्र साहिल और उसकी मां के साथ संसद मार्ग दिल्ली में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे और केस दर्ज कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। वहीं राहुल गांधी के धरने के आगे आखिरकार दिल्ली पुलिस को झुकना पड़ा और दिल्ली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को तैयारी या हामी भर दी है। राहुल गांधी संसद मार्ग थाने में लगभग दिन भर एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर अड़े हुए थे। अब दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी की मांग मान ली है। राहुल गांधी का कहना है कि पैलेट गन चलने की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। पुलिस स्टेशन जाने से पहले उन्होंने डीसीपी ऑफिस में मामले की प्रगति की जानकारी भी ली। दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन से जुड़ी ये शिकायत मंजूर कर ली है और जांच के लिए एक अधिकारी को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने राहुल गांधी और शिकायतकर्ता को बताया है कि 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन से जुड़े सभी मामलों की जांच पहले से क्राइम ब्रांच कर रही है, इसीलिए ये नई शिकायत भी क्राइम ब्रांच को ही भेज दी जाएगी। 20 जुलाई को पिछले महीने संसद घेराव के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने के आरोप लगे थे और सीन भी सामने आए थे। कई तस्वीरें आई थी, दावे किए गए थे पैलेट गन से हुए जख्म में। राहुल गांधी ने घायल छात्र साहिल को मीडिया के सामने लाकर इसे सबूत के तौर पर पेश किया था। हालांकि दिल्ली पुलिस शुरू से ही पैलेट गन चलाने के इन आरोपों को पूरी तरह से नकारती आ रही है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए इसे सस्ती राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ये धरना ना तो जनता के न्याय के लिए है और ना ही बच्चों के कल्याण के लिए। जेपी नड्डा ने इल्जाम लगाया कि ये प्रदर्शन सिर्फ मीडिया में बने रहने और फुटेज खाने की उनकी भूख को दिखाता है। कुछ यही भूख भाजपा में भी नजर आती थी जब वो विपक्ष में थी। तब भी वो आए दिन किसी ना किसी चीज को लेकर कांग्रेस की उस वक्त की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करती रहती थी। जंतर मंतर पर हुए आंदोलन पर आरएसएस का एक बड़ा बयान आया है और आरएसएस ने इसे सिस्टम की नाकामी की वजह से हुआ प्रदर्शन बताया है। सरकार को दोष आरएसएस भी नहीं देता। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का एक बड़ा चौंकाने वाला बयान सामने आया। आरएसएस ने कहा कि जंतर मंतर पर हुआ आंदोलन सिस्टम की विफलता का नतीजा है। विशाखापट्टनम में चल रही अखिल भारतीय समन्वय बैठक के दौरान संघ ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। संघ की तरफ से कहा गया कि उन्होंने सरकार को भी इस मामले में जरूरी कदम उठाने की सलाह दी थी। संघ के मुताबिक जंतर मंतर पर आंदोलन शासन और प्रशासनिक तंत्र की कमियों की वजह से हुआ। यहाँ शासन का नाम ले लिया लेकिन पूरा ठीकरा उनके सर नहीं है। ये बयान विशाखापट्टनम में आयोजित आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक के दौरान आया। संघ का दावा है कि उसने समय रहते वक्त रहते सरकार को हालात संभालने के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी थी। संघ के नेता ने कहा कि सरकार को नौजवानों के मुद्दों और उनकी चिंताओं पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सरकारी संस्थानों के प्रशासनिक सिस्टम में मौजूद खामियों की वजह से युवाओं में बहुत ज़्यादा भारी असंतोष है
और उन्हें अपने भविष्य को लेकर बड़ी फिक्र सता रही है। आरएसएस नेता ने आंदोलनकारियों से अपील की कि अपनी मांगों को लेकर किसी भी स्थिति में हिंसा का सहारा ना लें। ये हम भी कहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक यानी पॉजिटिव पहल से ही मुमकिन है। इसके लिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर कदम उठाने होंगे, जागरूकता बढ़ानी होगी और प्रशासनिक व्यवस्था की कमियों को दूर करना होगा। कितनी अच्छी बातें लग रही हैं। पिछली सरकारों के तो निकम्मेपन संघ भी गिनाता है। ये सरकार ऐसी नहीं है संघ की नजर में। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार की E20 यानी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने E20 पॉलिसी की फौरन समीक्षा करने और जनता को बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल उपलब्ध करवाने की मांग की है। महंगा खाना और महंगा सफ़र। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसी नारे के साथ आरोप लगाया कि इस नीति से देश की जनता को महंगे खाने और महंगे सफ़र दोनों की कीमत चुकानी पड़ रही है। कांग्रेस का दावा है कि इथेनॉल उत्पादन में गन्ने और अनाज के इस्तेमाल से रोज़मर्रा की खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं। पार्टी के मुताबिक करीब 25 लाख टन चीनी के लायक गन्ना एथेनॉल में चला गया, जिससे चीनी और गुड़ के दामों में बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि चावल, मक्के का आटा और पशु आहार की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। बिना सोचे समझे एथेनॉल बनाने वाले अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने के लिए, फ़ायदा देने के लिए गाड़ी मालिकों के पास पेट्रोल के विकल्प भी सीमित कर दिए गए हैं। पर E20 से वाहनों के माइलेज और अनुकूलता पर गंभीर सवाल बने हुए हैं। रमेश ने हैरानी जताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में कमी और 20% एथेनॉल मिलाने से आई लागत में कमी के बावजूद पेट्रोल के दामों में कोई कमी नहीं की गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार E20 के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। कांग्रेस कार्य समिति ने 19 अगस्त को ही E20 की वजह से कम माइलेज, वाहनों की अनुकूलता से जुड़े जोखिम और उपभोक्ताओं के सीमित विकल्पों और पर्यावरण की क्षति यानी नुकसान के सवालों पर अपनी फिक्र जताई थी। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार के गलत फैसलों की वजह से जनता महंगे खाने और महंगे सफ़र दोनों की कीमत चुका रही है। हमारी मांग है कि E20 पॉलिसी की नीति की तत्काल समीक्षा होनी चाहिए और जनता को बिना एथेनॉल वाले विकल्प मिलने चाहिए। गाड़ी भी महंगी पड़े और रसोई भी। ऐसी जनविरोधी ईंधन नीति देश को स्वीकार नहीं हो सकती। जिस जुबान में बयान दिए जा रहे हैं उसी जुबान में मैं आपको सुना रहा हूँ। अब जयराम रमेश हिंदी में बोलेंगे तो हम उर्दू में नहीं सुनाएंगे, क्योंकि बयान और बयान की लैंग्वेज कभी बदलनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु की सियासत में एक बार फिर बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया है। मुख्यमंत्री थलपति विजय की सरकार ने राज्य के सभी 234 विधायकों को मुफ्त सरकारी गाड़ियां और भत्ते देने का बड़ा ऐलान किया था, लेकिन मुख्य विपक्षी दल DMK ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। तमिलनाडु विधानसभा में नेता LOP उदयनिधि स्टालिन ने ऐलान किया कि DMK के सभी 59 विधायक सरकार का ये फ्री कार ऑफर नहीं लेंगे। DMK का कहना है कि टीवी के सरकार सत्ता में आने के बाद से खुद राज्य पर भारी कर्ज का हवाला दे रही है। ऐसे में जनता के पैसों से विधायकों को लग्जरी गाड़ियां देना बिल्कुल गलत है। उदयनिधि स्टालिन ने मांग रखी है कि विधायकों को गाड़ियां देने से पहले उनके चुनावी हलफनामों की जांच की जाए कि उनके पास पहले से कितनी गाड़ियां हैं और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। DMK ने तंज कसते हुए कहा कि TVK सरकार एक तरफ मुफ्त योजनाओं यानी फ्रीबीज का विरोध करती है और दूसरी तरफ विधायकों पर इस तरह की लग्जरी का बोझ बढ़ा रही है। DMK का कहना है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए जनता के टैक्स का पैसा इस तरह की फिजूल खर्ची पर खर्च नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। पंजाब की सियासत में हलचल तेज हो गई है। अकाली दल BJP के बीच गठबंधन की वकालत हो रही है और इससे पॉलिटिकल इक्वेशन बिल्कुल बदल गई है। क्या पंजाब में अलग हो चुके दो सियासी दोस्त एक बार फिर से साथ आने जा रहे हैं? ये सवाल हवा में तैर रहा है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर सभी सियासी दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है।
एक तरफ कांग्रेस जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के फिर से साथ आने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। हाल ही में सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी गठबंधन की तरफ बड़ा इशारा किया। बात यहीं खत्म नहीं होती। अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी खुले तौर पर बीजेपी अकाली गठबंधन की वकालत की है। मजीठिया का कहना है कि वक्त की मांग यही है कि बीजेपी और अकाली दल एक साथ आएं। दोस्तों, दोनों ही दल सिख और हिंदू भाईचारे के सहारे सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं। अगर ये गठबंधन होता है तो पंजाब की सियासत पर इसका गहरा असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि पंजाब की राजनीति में पिछले कुछ सालों में बड़े बदलाव हुए हैं। 1997 के बाद से विधानसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर आमतौर पर 10% के आसपास ही रहा। इसकी मेन वजह ये थी कि बीजेपी कम सीटों पर चुनाव लड़ती थी, लेकिन 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अकाली दल ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। अलग लड़ने का बड़ा नुकसान दोनों दलों को उठाना पड़ा। 2022 में बीजेपी को सिर्फ 6.6% वोट मिले, वहीं अकाली दल का वोट शेयर गिरकर करीब 18% पर आ गया। जब तक दोनों पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ती रहीं, उनका संयुक्त वोट शेयर आमतौर पर 37% से ज्यादा रहता था। गठबंधन टूटने के बाद दोनों ही पार्टियों के जनाधार पर असर देखा गया है। राज्य में लगभग 38.49% हिंदू आबादी और करीब 31.94 अनुसूचित जाति यानी SC आबादी, जिसमें हिंदू और सिख दोनों वर्ग शामिल हैं। ये एक बड़ा समीकरण है। पंजाब में सरकार बनाने में हिंदू मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जाती है। बीजेपी के साथ होने से गठबंधन को हिंदू मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में आसानी होती थी। पंजाब में बीजेपी की पकड़ मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में मानी जाती थी, जिसका फायदा अकाली दल को मिलता था। वहीं ग्रामीण इलाकों में अकाली दल के मजबूत कैडर के दम पर बीजेपी को बढ़त मिलती थी। अब देखना ये होगा कि क्या दोनों पुराने साथी फिर से हाथ मिलाते हैं और क्या वो पंजाब जीत पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगीत पर राजनीति तेज हो गई है और अब इस राजनीति में कपिल सिब्बल भी उतर आए हैं और पूछ रहे हैं कि क्या मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी पूरा वंदे मातरम गाया था। वंदे मातरम को लेकर देश की राजनीति में छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। जहां एक तरफ बीजेपी और मोदी सरकार के मंत्री कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगा रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का नकली राष्ट्रवाद करार दे रही है। अब इस जुबानी जंग में पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की भी एंट्री हो गई है। मोदी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर वंदे मातरम का अपमान करने का इल्जाम लगाते हुए चौतरफा घेराबंदी की। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सत्ता पक्ष सिर्फ चुनावी फायदे और ध्रुवीकरण के लिए राष्ट्रगीत का इस्तेमाल कर रहा है, जो उनके नकली राष्ट्रवाद को उजागर करता है। इसी मामले में राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर, टॉप लीडरशिप पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कपिल सिब्बल ने पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कभी पूरा वंदे मातरम गाया था। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी पूरा राष्ट्रगीत गाया था। कपिल सिब्बल ने जुमे को 21 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वंदे मातरम के 2 पैरा गाने का फैसला राष्ट्र विरोधी है। मेरा सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने 1950 से लेकर अपने किसी प्राइवेट या आधिकारिक कार्यक्रमों में पूरा पैरा गाया है? मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान वंदे मातरम का पूरा पैरा गाया है? क्या वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते ऐसा किया है? तब तो आप भी देश विरोधी हो। आपकी वोट बैंक की राजनीति का पर्दाफाश हो गया। एक तरफ बीजेपी जहां इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है दोस्तों, वहीं विपक्ष के तीखे सवालों ने इस बहस को नया मोड़ दे दिया है। बरसात में थोड़ी गर्मी भी बढ़ा दी है। बढ़ते आगे राजस्थान चलते हैं, जहां की राजधानी जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी CJP के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। अभिजीत दीपके ने कानून व्यवस्था को लेकर इस घटना के बाद सवाल उठाए।
राजस्थान की राजधानी जयपुर सियासी चर्चाओं के केंद्र में तब आ गई जब कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष राका पर हमला किया गया। सरकारी स्कूल की बदहाल व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की टीम पर हमला किया गया और मामला देखते ही देखते गर्म हो गया। इस दौरान सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष राका समेत कई कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई और गाड़ियों के शीशे साथ ही मोबाइल फोन तोड़े जाने का इल्जाम भी लगा। मामला जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव का है, जहां सीजेपी की टीम अपने स्कूल ठीक करो अभियान के तहत राजकीय प्राथमिक विद्यालय का मुआयना करने पहुंची थी। सीजेपी का दावा है कि स्कूल की हालत बेहद खराब है और वहां पढ़ाई की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद क्लासेस टीन शेड और कथित तौर पर जानवरों के बाड़े जैसी जगह में चल रही थी। आशुतोष राका ने इल्जाम लगाया कि टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही कुछ लोग वहां मौजूद थे और उन्होंने सीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध शुरू कर दिया। राका के मुताबिक कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई, उनकी शर्ट फाड़ी गई, एक महिला कार्यकर्ता के साथ भी मारपीट की गई और टीम के एक सदस्य का हाथ टूट गया। उन्होंने पत्थरबाजी और वाहनों में तोड़फोड़ का भी इल्जाम लगाया है। अब इस पूरे मामले में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी सामने आए हैं। दीपके ने इल्जाम लगाया है कि हमले के पीछे बीजेपी से जुड़े लोग थे। उन्होंने राजस्थान पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए इल्जाम लगाया कि पुलिस मौके पर मौजूद होने के बावजूद हमले को रोकने में प्रभावी कार्रवाई नहीं कर सकी। हालांकि दूसरी तरफ स्थानीय ग्रामीणों यानी लोकल जो मकामी लोग थे, उन्होंने सीजेपी के इल्ज़ामों से इनकार किया है। वहीं सीजेपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। जो पार्टी आंदोलन से उभरती है, सत्ता पाने तक वो अक्सर आंदोलन करने और प्रोटेस्ट करने की वार्निंग्स देती रहती है। हमारा वादा था आपसे कि हम भारत की ख़बरों का बुलेटिन भी लाएंगे और हम आज ही ले आए और हम भारत की ज़ुबान हिंदी में ही, जो हमारी इस मुल्क की पहचान है, मेन लैंग्वेज है हिंदी, उसमें हमने आपको ये बुलेटिन दिया है ताकि एक मास ऑडियंस समझ सके। और हल्की उर्दू में, टूटी फूटी उर्दू में तो हम बाकी आपको बुलेटिन्स देते ही हैं। ये नई कोशिश आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, सलामत रहिए। आज़ाद ऑल इंडिया को ना किया और सब्सक्राइब तो कर लीजिए।